हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका स्कोप क्लासेस में। आज से हम लोग क्लास 10th का सिविक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और सिविक्स का जो हमारा पहला चैप्टर है वो है पावर शेयरिंग। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे। राइट नाउ, अंडरस्टैंडिंग द हेडिंग। सबसे पहले हम लोग हेडिंग को समझने का कोशिश करते हैं कि पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है। व्हाट डू मीन बाय पावर शेयरिंग एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू शेयर द पावर। राइट, अगर हम लोग बात करें तो आप लोग अगर मोनार्कियल सिस्टम में जाते हैं, है ना, अगर हम लोग मोनार्की में जाते हैं तो मोनार्कियल सिस्टम में क्या होता था बच्चों। मोनार्कियल सिस्टम में एक राजा हुआ करता था, ये तो हमको पता है। राइट, एक राजा हुआ करता था और राजा के पास ही सारे पावर्स कंसंट्रेटेड रहते थे। यस और नो? यस। तो राजा के पास ही अगर सारे पावर कंसंट्रेटेड है, फॉर एग्जांपल लेजिस्लेटिव पावर भी राजा के पास है, एग्जीक्यूटिव पावर भी राजा के पास है और जुडिशियल पावर भी राजा के पास है, तो ऐसे केस में क्या होता था, वो राजा बहुत ही ज़्यादा ऑथोरिटेरियन बन जाता था। वो राजा एक डिक्टेटर की तरह बिहेव करता था। राइट, तो पावर को शेयर करना इसलिए ज़रूरी है ताकि कोई भी बॉडी के अंदर हम इतना ज़्यादा पावर ना डाल दें कि वो डिक्टेटर की तरह बिहेव करने लगे। इसलिए एक फिलॉसफर हुए फ्रांस में एक फिलॉसफर हुए जिनका नाम क्या था, मॉन्टेस्क्यू। क्या नाम था बच्चों? मॉन्टेस्क्यू। नाउ इन्होंने एक थ्योरी दिया जिसको हम लोग बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। क्या थ्योरी दिया? सेपरेशन ऑफ पावर, यानी पावर को क्या कर दो, सेपरेट कर दो। एक ही बॉडी में अगर आप सारा पावर को डाल दोगे तो वो बॉडी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी और फिर वो लोगों के वेलफेयर में काम ना करके वो सिर्फ अपने लिए काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल कि जो राजा हुआ करता था उसी के पास लॉ बनाने का ताकत था। लेजिस्लेटिव पावर मीन्स टू मेक द लॉ, द पावर टू मेक द लॉ। राइट, एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब क्या होता है, द पावर टू इम्प्लीमेंट द लॉ और टू एग्जीक्यूट द लॉ। राइट, जुडिशियल पावर कहने का मतलब क्या होता है, टू प्रोवाइड जस्टिस। तो अगर कानून भी राजा बना रहा है, उसको एग्जीक्यूट भी राजा बन कर रहा है और जुडिशियल पावर भी राजा के पास है, तो ऐसे केस में राजा बहुत पावरफुल हो गया। अब इसको जैसा मन करेगा वैसा कानून बना के ले आएगा, चाहे कानून जस्ट नेचर का है, चाहे लॉ जस्ट नेचर का हो या लॉ जस्ट नेचर का नहीं हो, चाहे लॉ लोगों के वेलफेयर में हो या लोगों के वेलफेयर में ना हो, फिर भी वो लॉ इम्प्लीमेंट होगा क्योंकि ये राजा का विल है और राजा अपने विल के हिसाब से लॉ को लेके आया है। तो ऐसे केस में क्या हो सकता है बच्चों कि राजा अपने फायदे के लिए ऐसा लॉ बना सकता है जो राजा के फेवर में हो, ना कि जनता के फेवर में हो। गेटिंग द पॉइंट? तो इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉन्टेस्क्यू साहब आए, है ना, ही वाज अ फ्रेंच फिलोसोफर, और मॉन्टेस्क्यू साहब क्या बोले कि पावर को सेपरेट कर दो, यानी लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर और जुडिशियल पावर, ये तीनों क्या होने चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। यानी पावर को बेसिकली क्या किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में पावर को क्या किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है। दीज आर द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। राइट, तो लेजिस्लेटिव पावर अलग होगा, ये पूरी तरह से सेपरेट होगा एग्जीक्यूटिव पावर से, और ये पूरी तरह से सेपरेट होगा किससे, जुडिशियल पावर से। या ये तीन जो अलग अलग बॉडीज हैं, ये तीन बॉडीज अपना अपना एक्सक्लूसिव पावर को यूज करेंगे, वो किसी के पावर में इंटरफेयर नहीं कर सकते। जितना पावर इनको दिया गया है, ठीक है, उसी ज्यूरिडिक्शन में ये पावर को यूज करेंगे, ये अपने पावर को एक्सीड नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे क्या होगा कि कोई भी बॉडी के पास इतना ज़्यादा पावर नहीं होगा कि वो ऑथोरिटेरियन की तरह बिहेव करने लगे, वो एक डिक्टेटर की तरह बिहेव करने लगे। तो पावर शेयरिंग का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। पावर शेयरिंग इसलिए जरूरी है ताकि पावर का कंसंट्रेशन एक जगह पे ना हो पाए, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। फॉर एग्जांपल, सपोज करो ये दिस इज द सेंटर और सारा पावर यहीं पे कंसंट्रेटेड हो गया, बाद बाकी जो अलग पार्ट्स हैं कंट्री के, उसके पास कुछ पावर ही नहीं है, दे आर हैविंग नो पावर। राइट, बिकॉज ऑल द पावर आर कंसंट्रेटेड इन द सेंटर। तो ऐसे केस में क्या होता है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो अगर कहीं भी पावर का सेंट्रलाइजेशन होगा तो ये जो
अलग अलग जोग्राफिकल एरिया है जो पावर को एंजॉय नहीं कर पा रही है, ये बहुत दिन तक सेंटर के साथ जुड़ के नहीं रह पाएंगी, क्योंकि हर किसी को मन करता है कि वो पावर को एंजॉय करे, है ना। जैसे क्लास में क्लास मॉनिटर बनाया जाता है ना, तो सारे बच्चों को मन करता है कि हम क्लास मॉनिटर बने, राइट। किसी एक बच्चे को क्लास मॉनिटर बना दिया जाए और पूरे साल वही बच्चा क्लास मॉनिटर रहे, तो भैया फिर तो क्लास टीचर से जो बच्चे हैं वो एलिनिएट हो जाएंगे, क्योंकि वो मौका सिर्फ उसको दिया जा रहा है, सारा पावर सिर्फ उसके ऊपर कंसंट्रेट कर दिया गया है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि देश के टूटने की चांसेस ज़्यादा होती है, देश बिखर सकता है, देश डिसइंटीग्रेट हो सकता है। इसलिए ये जरूरी है कि ये जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, शक्तियों का जो केंद्रीकरण है, वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में चेंज हो, यानी पावर क्या हो, पावर बांट दिए जाएं अलग अलग इंस्टीट्यूशन में, अलग अलग बॉडीज में, अलग अलग जोग्राफिकल एरिया में, अलग अलग एथनिक कॉम्पोजिशन को पावर को शेयर करना जरूरी है, ताकि डाइवर्सिटी के बावजूद कंट्री के अंदर यूनिटी बना रहे। अगर कंट्री में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है और आप चाह रहे हो कि हमारा कंट्री यूनाइटेड रहे, देन यू हैव टू शेयर योर पावर। पावर का कंसंट्रेशन फिर वहाँ पे रिलायबल नहीं होगा, पावर को शेयर करना वहाँ पे जरूरी है, ताकि सारे लोग खुश रहें और सारे लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन में काम कर पाएं। That's why the sharing of power is important. So in this chapter we are going to read the same, right? Power sharing में हम लोग वही पढ़ेंगे। Now we will take the example of two country, ताकि आपको पावर शेयरिंग का इम्पोर्टेंस अच्छे से समझ में आए। तो बच्चों इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, what we are going to study in this chapter? We will take the example of Belgium and Sri Lanka, है ना। We will take the example of two differently placed country, एक कंट्री जो एशियन कंट्री है और एक कंट्री जो यूरोपियन कंट्री है। वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस टू कंट्री टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है, व्हाट इज द नीड ऑफ द पावर शेयरिंग, राइट। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि श्रीलंका में किस तरह का पॉलिसी अपनाया गया, जैसे मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी अपनाई गई श्रीलंका के अंदर, और उसका रिपरकेशन क्या हुआ श्रीलंका के अंदर, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो यूरोपियन कंट्री है बेल्जियम, उसके अंदर किस तरह से लोगों को एकोमोडेट किया गया, है ना, क्योंकि जब लोग डाइवर्स होंगे तो उनको एक कंट्री के अंदर एकोमोडेट करके रखना इट इज़ डिफ़िकल्ट, राइट। तो एक कंट्री के अंदर हम डाइवर्सिटी को किस तरह से एकोमोडेट करेंगे, दैट इज़ द चैलेंज। और इस चैलेंज को बेल्जियम ने किस तरह से लिया और वो अपने लोगों को किस तरह से एकोमोडेट किया, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग, व्हाई द पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, यानी पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, पावर शेयर ही क्यों करना है। पहले तो राजा होता था, राजा अपना राज्य आसानी से चलाता था, तो क्या उस समय जिस तरह से राजा गवर्न कर रहा था, क्या आज भी उसी तरह से अगर लोगों को गवर्न किया जाए, जहां लोगों की आइडियोलॉजी चेंज हो गई है, जहां फिलॉसफी चेंज हो गई है, लोगों की थिंकिंग चेंज हो गई है, लोग मॉडर्न हो चुके हैं, लोगों को फ्रीडम के बारे में पता है, लोगों को इक्वालिटी के बारे में पता है, लोगों को फैटर्निटी के बारे में पता है, गेटिंग द पॉइंट। तो इस सिचुएशन में अगर हम राजा की तरह बिहेव करने लगे तो क्या लोग हमारा साथ देंगे? द आंसर इज सिंपली नो। इसलिए पावर को शेयर करना जरूरी है, राइट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी पावर को हम किन किन फॉर्म में शेयर करते हैं, क्या क्या अलग अलग फॉर्म्स है जिसमें हम लोग पावर को शेयर करते हैं, राइट। नो वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ द फर्स्ट कंट्री एंड दैट कंट्री नेम इज बेल्जियम। नाउ दिस इज द वर्ल्ड मैप, और इस वर्ल्ड मैप में दिस इज द यूरोपियन पार्ट, है ना, द यूरोपियन कंटिनेंट, राइट। इस यूरोप कंटिनेंट के अंदर एक छोटा सा कंट्री है जिसका साइज हरियाणा के बराबर है और जिसका पॉपुलेशन हरियाणा से आधा है, लगभग 1 करोड़ का पॉपुलेशन है इस छोटे से कंट्री का। और ये कंट्री कौन सा है बच्चों? ये कंट्री का नाम है बेल्जियम। इस कंट्री का क्या नाम है बच्चों? बेल्जियम, राइट। अब देखो इस मैप में हमको अच्छे से समझ नहीं आ रहा है कि बेल्जियम एक्चुअली में है कहाँ, तो हम इस मैप को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, राइट, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि बेल्जियम आखिर है कहाँ। तो बेल्जियम तो खैर हम लोगों ने बात किया कि ये यूरोपियन कंट्री है, राइट, ये यूरोप में है। तो बेल्जियम, दिस इज बेल्जियम एंड दिस इज ब्रुसेल, द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, राइट।
नाउ जो बेल्जियम है वो अपना जो बॉर्डर शेयर करता है वो किन किन कंट्री के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है? तो अगर हम लोग ईस्ट में देखते हैं तो ईस्ट में ये जर्मनी के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। ईस्टर्न साइड में किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है? जर्मनी के साथ। नॉर्थ में, नॉर्थ ऑफ द बेल्जियम अगर हम देखें तो ये नीदरलैंड के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, राइट। अगर हम लोग साउथ वेस्ट में देखें तो ये फ्रांस के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। अगर हम लोग साउथ ईस्ट में देखें तो ये लग्जमबर्ग के साथ अपना बॉर्डर को शेयर कर रहा है। तो यू हैव टू रिमेंबर द कंट्री, है ना, द कंट्री टू विच द बेल्जियम इज शेयरिंग इट्स बॉर्डर, ये आपको याद होना चाहिए। तो नॉर्थ में कौन सा है बच्चा? नॉर्थ में है नीदरलैंड, ईस्ट में है जर्मनी, साउथ ईस्ट में है लग्जमबर्ग और साउथ वेस्ट में है फ्रांस। तो ये आपको याद होना चाहिए। चलिए बेल्जियम के बारे में तो हम लोग समझ चुके हैं कि बेल्जियम कहाँ पे लाई करता है पूरे वर्ल्ड में, बेल्जियम का पोजीशन क्या है, बेल्जियम का कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स है। बेल्जियम किन कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो हम लोग ये चीज देख चुके हैं, राइट। अब देखो आगे चलते हैं और आगे हम लोग देखते हैं एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन, एथनिक कंपोजिशन का मतलब क्या होता है बच्चों? एथनिक कंपोजिशन का मतलब होता है एक ऐसा सोशल ग्रुप जो एक ही तरह का कल्चर फॉलो करता है, एक ही तरह का जनरली लैंग्वेज बोलता है। तो एक ही कल्चर को फॉलो करने वाले लोग कहलाते हैं एक ही एथनिक कंपोजिशन के लोग, ठीक है। तो एथनिक कंपोजिशन हम लोग देखेंगे कि एथनिक कंपोजिशन क्या था बेल्जियम का, राइट। नाउ अगर हम बेल्जियम के अंदर देखें तो 59% जो पॉपुलेशन था बेल्जियम का वो फ्लेमिश रीजन में रहता था। कहाँ रहता था? 59% ऑफ द बेल्जियम पीपल लिव्ड इन द फ्लेमिश रीजन। और कौन सी भाषा बोलते थे वो लोग? वो लोग डच भाषा बोलते थे, डच लैंग्वेज, ठीक है। दे स्पीक डच लैंग्वेज। तो 59% किस रीजन में रहते थे, ये याद रखना है बच्चों, फ्लेमिश रीजन में रहते थे। किस रीजन में रहते थे? 59% फ्लेमिश रीजन में रहते थे। और कौन सा भाषा बोलते थे ये लोग? डच लैंग्वेज बोलते थे। कौन सा लैंग्वेज बोलते थे? डच लैंग्वेज बोलते थे, है ना। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोग याद रख पाए। अनदर 40% ऑफ द पीपल जो थे वो वलोनिया रीजन में रहते थे। और कौन सी भाषा बोलते थे? वो लोग फ्रेंच बोलते थे। गेटिंग द पॉइंट? तो यहां आप लोग को लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी देखने को मिल रहा है, यस और नो। और जो रिमेनिंग 1% थे, ठीक है, ऑफ द बेल्जियम, वो कौन सी भाषा बोलते थे? जर्मन। तो 3 अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले ग्रुप हमको बेल्जियम के अंदर दिखाई दे रहे हैं। एक ग्रुप जो पूरे बेल्जियम के पॉपुलेशन का 59% कंस्टिट्यूट करता था, दे वेर डच स्पीकर, दे वेर डच स्पीकर। बेल्जियम का 40% ऑफ द पॉपुलेशन जो था, दे वेर फ्रेंच स्पीकर, राइट। एंड द रेस्ट 1% ऑफ द बेल्जियन स्पीक जर्मन लैंग्वेज। तो कैन यू सी द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन द कंट्री? यस। सो द डाइवर्सिटी इन द बेल्जियम इज बेसिकली बेस्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। तो बेल्जियम के अंदर हमको लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी देखने को मिल रहा है। तो एक बात आप लोगों ने गौर किया, वी आर टॉकिंग अबाउट होल कंट्री। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? पूरे कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। ये देखो, वी आर टॉकिंग अबाउट द होल कंट्री। अगर पूरे कंट्री में हम लोग देखें तो 59% जो है वो डच लैंग्वेज बोल रहे हैं और 40% जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहे हैं। अब इस हिसाब से पूरे कंट्री के अंदर जो मेजोरिटी ग्रुप है वो किसका है? डच स्पीकर का। जो मेजोरिटी फॉर्म कर रहा है पूरे कंट्री में, दे आर द डच स्पीकर, यस और नो। और जो माइनॉरिटी ग्रुप है, दे आर द फ्रेंच स्पीकर, राइट। ये भी माइनॉरिटी है, जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी भी वहां पे क्या है? माइनॉरिटी है। लेकिन वी विल टेक दिस टू, वी विल टेक दिस टू अंडरस्टैंड द पावर शेयरिंग, राइट। तो 59% फ्रॉम द मेजोरिटी इन द कंट्री एंड दे आर द डच स्पीकर, 40% फ्रॉम द माइनॉरिटी इन द कंट्री एंड दे आर द फ्रेंच स्पीकर। अगर हम इस पूरे कंट्री में देखें, पूरे बेल्जियम के अंदर देखें, तो ये सिचुएशन हमको देखने को मिल रही है। तो मेजोरिटी किसका है पूरे कंट्री में? डच स्पीकर का। और माइनॉरिटी किसका है पूरे कंट्री में? फ्रेंच स्पीकर का, राइट। लेकिन सिचुएशन
थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाता है। कहाँ पे बच्चों? उसके कैपिटल ब्रुसेल में। उसके कैपिटल ब्रुसेल में सिचुएशन थोड़ा अलग है, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? क्योंकि ब्रुसेल के अंदर 80% जो पॉपुलेशन है दे आर द फ्रेंच स्पीकर, और 20% जो पॉपुलेशन है दे आर द डच स्पीकर। जहां पूरे कंट्री में मेजोरिटी किसका था? डच स्पीकर का, वहीं कैपिटल में वही डच स्पीकर कम्युनिटी माइनॉरिटी में चेंज हो जा रहा है। जहां पूरे कंट्री में माइनॉरिटी में कौन था? फ्रेंच स्पीकर, वही ब्रुसेल के अंदर वही कम्युनिटी क्या बन जा रहा है? मेजोरिटी ग्रुप बन जा रहा है। तो सिचुएशन उल्टा हो गया। अगर भैया पूरे कंट्री में दबदबा किसका है? मान लो डच स्पीकिंग पीपल का दबदबा है, तो वहीं कैपिटल में किसकी दबदबा है? तो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल का दबदबा है। तो सिचुएशन उल्टा हो गया। बोलेगा ना कि पूरे देश में भैया हम ताकतवर हैं, तो डच स्पीकर लोग सीना तान के चलेगा, बोलेगा कि भैया हमसे ज़्यादा ताकतवर कोई है ये नहीं है, ठीक है, हम देख लेंगे तुम लोग को, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल को देख लेंगे, है ना, धमकी देगा। लेकिन जैसे ही ब्रुसेल में सिचुएशन पहुंचेगा तो ब्रुसेल में बोलेगा आओ ब्रुसेल, फिर हम तुमको दिखाते हैं कि हम कहाँ लाई करते हैं, ठीक है। तो ब्रुसेल के अंदर किसकी मेजोरिटी है? ब्रुसेल के अंदर मेजोरिटी है किसकी? फ्रेंच स्पीकर की। तो ब्रुसेल में ताकतवर फ्रेंच स्पीकर है और पूरे कंट्री में ताकतवर कौन है? डच स्पीकर। तो क्या सिर्फ मेजोरिटी के बेसिस पे पावर को डिफाइन करना सही है? क्या सोचते हो कि अगर किसी कम्युनिटी की मेजोरिटी होगी तो जरूरी है कि वही कम्युनिटी पूरे कंट्री के अंदर ताकतवर होगा? यस और नो? बताओ, सोचो, क्योंकि सोचना जरूरी है। जब तक सोचोगे नहीं तब तक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होगा, जब तक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होगा तब तक पढ़ाई का मजा नहीं है। तो सोचो, पूरे कंट्री में मेजोरिटी अगर डच स्पीकर की है तो क्या डच स्पीकर ज्यादा पावरफुल थे? क्या डच स्पीकर वो सारी सुख सुविधाएं को एंजॉय कर रहे थे और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल नहीं कर पा रहे थे? या सिचुएशन उल्टा था? सिचुएशन उल्टा था या सिचुएशन ऐसा ही था? क्योंकि थ्रू आउट द हिस्ट्री ये देखा गया है कि जो मेजोरिटी ग्रुप है वो हमेशा माइनॉरिटी को सप्रेस करने का कोशिश करता है। द मेजोरिटी ऑलवेज ट्राई टू सप्रेस द माइनॉरिटी। और वही सिचुएशन इंडिया के अंदर भी था और वही डर मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर्स का भी था, जिस वजह से इंडिया का पार्टीशन हुआ। क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना का कहना यह था कि अगर भारत में मुसलमान अगर माइनॉरिटी है तो मुसलमानों को कभी मौका ही नहीं मिलेगा कि वो पावर में आ सके, इसलिए हमको एक सेपरेट नेशन चाहिए। तो सेपरेट नेशन का डिमांड ही इस वजह से हुआ था कि क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी हमारे कंट्री के अंदर माइनॉरिटी थी। और हमेशा से ये देखा गया है कि द मेजोरिटी ऑलवेज ट्राई टू सप्रेस द माइनॉरिटी। जो मेजोरिटी का विल होता है वो माइनॉरिटी के ऊपर इम्पोज करने की कोशिश की जाती है। तो क्या सेम सिचुएशन बेल्जियम के अंदर भी देखने को मिला? क्या डच स्पीकिंग पीपल ज्यादा पावरफुल थे, ज्यादा रिच थे, ज्यादा रिसोर्सेज थे डच स्पीकिंग पीपल के पास, या कहानी कुछ उल्टा था? तो बच्चों, कहानी यहां कुछ उल्टा था, क्योंकि जो कैपिटल है वहां पे जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है उसकी मेजोरिटी है। और जो कैपिटल होता है किसी भी कंट्री का, ठीक है, वो ज़्यादा स्टेबल जगह होता है ना, इकोनॉमिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्गर प्लेस होता है। अगर ये इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर प्लेस है तो जाहिर सी बात है जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं, जो मेजोरिटी फॉर्म कर रहे हैं कैपिटल के अंदर, उनके पास ज़्यादा पावर होगा, उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होगा, वो ज़्यादा रिच होंगे, राइट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेनिफिट उनको ज्यादा मिलेगा रेदर देन द डच स्पीकिंग पीपल। यस, तो वही सिचुएशन हमको बेल्जियम के अंदर देखने को मिला। बेल्जियम इकोनॉमिकली डेवलप तो कर रहा था, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेनिफिट कौन लेके चला जा रहा था? फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। एजुकेशनली बेल्जियम के अंदर डेवलपमेंट हो रहा था, लेकिन एजुकेशन का बेनिफिट कौन लेके चला जा रहा था? फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। तो डच स्पीकिंग पीपल जो थे, और ठीक है, जो डच स्पीकिंग पीपल थे उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो गेन है वो बहुत बाद में जाके मिला,
गेटिंग द पॉइंट। एजुकेशनल डेवलपमेंट का जो उनको फायदा है वो बहुत बाद में जाके मिला, इसलिए जो डच स्पीकर थे वो कहीं ना कहीं एलिनिएट हो रहे थे किससे, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल से, कि भैया कंट्री में मेजोरिटी तो मेरी है, कंट्री में मेजोरिटी ग्रुप मेरा है, हमको ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए, लेकिन ये फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ज़्यादा ताकतवर है, ऐसा कैसे चलेगा। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल को सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, सारे प्रिविलेजेज उनको दिए जा रहे हैं, अमीर वो हैं, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, हम लोग कैसे रहेंगे। और ये 50s के दौर पे, ये 60s के दौर पे, 1950 1960s के दौर पे ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिल रहा था। ये जो एलिनिएशन था, वो जो खाई था, वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा था। अब लोग परेशान हैं, लोग कन्फ्लिक्ट में आ चुके हैं, सिचुएशन ऐसा हो गया है कि अब डच कम्युनिटी और फ्रेंच कम्युनिटी आपस में पूरे कन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि देश टूट के बिखर जाए, देश का डिसइंटीग्रेशन हो जाए, क्योंकि फ्रेंच स्पीकिंग पीपल बोलेंगे कि हमको डच के साथ नहीं रहना, डच स्पीकिंग पीपल बोलेंगे कि हमको फ्रांस के साथ नहीं रहना, क्योंकि फ्रांस ही सारा पावर फ्रेंच ही सारा पावर यूज एंजॉय कर रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनको यहाँ पे बहुत ही कायदे से काम करना पड़ेगा, ताकि इस डाइवर्सिटी को प्रॉपरली एकोमोडेट किया जा सके, जो एलिनिएट हो रही है, जो एक दूसरे से दूर जा रही है। गेटिंग द पॉइंट। तो इसलिए हम लोग ने बात किया क्या कि 80% जो था, है ना, कैपिटल में वो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे, और 20% जो थे वो डच स्पीकिंग पीपल थे। राइट नाउ आगे देखते हैं। रीजन फॉर टेंशन का रीजन क्या था, अभी मैंने आपको समझाया, एक बार मैं स्लाइड के ऊपर भी रीड कर देता हूं। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, है ना, बोला ना सिचुएशन उल्टा है। सिचुएशन उल्टा कैसे है, ये माइनॉरिटी है, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल आर माइनॉरिटी, लेकिन ये रिलेटिवली क्या है, रिच है, और रिलेटिवली क्या है, पावरफुल है। रीजन मैंने बताया, क्योंकि ये कैपिटल सिटी में मेजोरिटी को फॉर्म कर रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट। नाउ दिस वाज रिजेंटेड बाय डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। तो इसका विरोध किसने किया, इसका विरोध किया जो डच स्पीकर थे, उसने इसका विरोध किया। वो बोले भैया अगर मेरी मेजोरिटी है, हम भी इस कंट्री के निवासी हैं, हम भी इस कंट्री के अगर सिटीजन हैं, तो इक्वल बेसिस पे दोनों को रिसोर्स का बेनिफिट मिलना चाहिए। यानी जो रिसोर्सेज की शेयरिंग हो रही है वो इक्वल बेसिस पे होना चाहिए। ऐसा क्यों है कि फ्रेंच स्पीकर के पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं और जो डच स्पीकर हैं उनके पास कम रिसोर्सेज हैं। इकोनॉमिक बेनिफिट का फ़ायदा ज़्यादा फ्रेंच पीपल को मिल रहा है, एजुकेशन का ज़्यादा फायदा फ्रेंच पीपल को मिल रहा है। डच स्पीकिंग कम्युनिटी को तो बहुत बाद में जाके इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशनल डेवलपमेंट का बेनिफिट पहुंच पाया। गेटिंग द पॉइंट। तो इस बात से नाराज थे कौन, डच स्पीकिंग कम्युनिटी। द टेंशन बिटवीन टू कम्युनिटी वाज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल। ज़्यादा एक्यूट कहाँ था ये टेंशन, ब्रुसेल के अंदर, क्योंकि आपको पता है ब्रुसेल के अंदर जो मेजोरिटी फॉर्म कर रहा था वो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल मेजोरिटी को फॉर्म कर रहे थे, और जो डच स्पीकिंग पीपल थे, है ना, कैपिटल के अंदर ब्रुसेल के अंदर, वो माइनॉरिटी ग्रुप था। 80% ऑफ द पीपल वर फ्रेंच स्पीकिंग एंड 20% ऑफ द पीपल इन ब्रुसेल वर डच स्पीकिंग। राइट, तो यहां पे टेंशन ज्यादा था। ब्रुसेल प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम, द डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूट द मेजोरिटी इन द कंट्री बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल। देखो ब्रुसेल के अंदर क्या था, एक स्पेशल प्रॉब्लम था। जो डच स्पीकिंग पीपल पूरे कंट्री के अंदर मेजोरिटी ग्रुप था, वहीं कैपिटल के अंदर वो माइनॉरिटी को फॉर्म कर रहा था। दिस वाज द प्रॉब्लम। राइट, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहां देखेंगे हम लोग अब थोड़ा एक डिफरेंट कंट्री, एक डिफरेंटली प्लेस्ड कंट्री के बारे में बात करेंगे, है ना, जो एशियन कंट्री है उसके बारे में बात करेंगे, और हम लोग श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन को समझने का कोशिश करेंगे। नो एक बात तुम लोग ध्यान रखना, आप लोग ध्यान रखिएगा एक बात को, वो ये बात है कि जो बेल्जियम के अंदर हम लोग जो डाइवर्सिटी दिए देखे बच्चों, वो डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज था, दैट इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। ठीक है, हम लोग सिर्फ एक बेसिस पे डाइवर्सिटी देखे हैं, कहाँ, बेल्जियम के अंदर। लेकिन ज़्यादातर जो एशियन कंट्रीज होती हैं वहाँ पे ज़्यादा हमको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, और अलग अलग फॉर्म्स में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। आप अपने ही कंट्री का एग्जाम्पल लेके देख लो,
है ना। इंडिया में अगर हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो इंडिया में बहुत तरीके की डाइवर्सिटी है। पहला देखो तो रिलीजियस डाइवर्सिटी, पहला क्या है, रिलीजियस डाइवर्सिटी, अलग अलग रिलीजन है कंट्री के अंदर, राइट। दूसरा कल्चरल डाइवर्सिटी देख लो, कास्ट के बेसिस पे डाइवर्सिटी है, रीजनल बेसिस पे डाइवर्सिटी है, क्लास के बेसिस पे डाइवर्सिटी है, ठीक है। तो जितने भी एशियन कंट्री है वहां पे हमको अलग अलग टाइप का डाइवर्सिटी देखने को मिलता है, यानी एशियन कंट्री ज्यादा डाइवर्स नेचर का होता है, लोग ज्यादा डाइवर्स्ड हैं, राइट। उसी तरह जो श्रीलंका है, दिस इज ऑल्सो अ एशियन कंट्री, है ना, इंडिया के साउथ में है, ठीक है, इंडिया के साउथ में है कौन, श्रीलंका। तो श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन, श्रीलंका के अंदर भी जो पॉपुलेशन है वो क्या है, डाइवर्स है। जो मेजोरिटी फॉर्म कर रहा है श्रीलंका के अंदर वो 74% है, और इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, सिन्हाला स्पीकर, सिन्हाला स्पीकर, क्या बोलते हैं, सिन्हाला स्पीकर। 18% जो फॉर्म कर रहा है टोटल पॉपुलेशन का वो तमिल स्पीकर है, यानी कंट्री के अंदर जो मेजोरिटी ग्रुप है वो है सिन्हाला स्पीकर का, और जो माइनॉरिटी ग्रुप है वो क्या है, तमिल स्पीकर इज माइनॉरिटी इन दिस कंट्री। तो हम लोग यहां देख रहे हैं बच्चों किस बात पे डाइवर्सिटी को समझने का कोशिश कर रहे हैं, दिस इज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ सिर्फ लैंग्वेज के बारे में बात की जा रही है ना। सिन्हाला स्पीकर जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे वो कितने थे, 74%, और तमिल स्पीकर जो तमिल लैंग्वेज बोलते थे बच्चों वो कितने थे, 18%। तो यहाँ हम लैंग्वेज के बेसिस पे लोगों को क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लोगों को अलग अलग बांट रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, ठीक है। नाउ अब तमिलियंस के अंदर भी दो कैटेगरीज थी, तमिलियंस के अंदर भी दो कैटेगरीज थी, यानी वो लोग जो तमिल भाषा बोल रहे थे उनके बीच भी दो अलग अलग सब ग्रुप्स था, है ना। और ये सब ग्रुप किसका था, एक जो नेटिव तमिल था, कहाँ का, श्रीलंका का जो नेटिव तमिल था वो 13% था, टोटल का कितना था, 18% में से 18% टोटल तमिलियंस थे, टोटल कितने थे, 18% तमिल स्पीकर थे, यहां पे दिया हुआ है। इसमें से 13% जो है बच्चों वो कौन है, श्रीलंकन तमिल्स, जो श्रीलंका के नेटिव पीपल है, जो श्रीलंका के क्या है, नेटिव पीपल है। बाद बाकी जो 7% कितना परसेंट बच गया, 5% जो बच गया, ये कौन है, ये है आपका इंडियन तमिल्स, ये कौन है, इंडियन तमिल्स। अब श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स में डिफरेंस क्या है, सिंपल डिफरेंस है, जो श्रीलंकन तमिल है वहां के नेटिव है, राइट, उनके पूर्वज के पूर्वज सब वहीं से बिलोंग करते हैं, श्रीलंका से ही बिलोंग करते हैं। लेकिन जो इंडियन तमिल है, राइट, इनके जो फोर फादर थे ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड उनको ले जाया गया था, कहाँ, पेशन वर्क के लिए कहाँ गए थे, श्रीलंका में गए थे, और वो वहीं के होके रह गए, उनको इंडियन तमिल बोला गया। गेटिंग द पॉइंट। आगे देखिए, आगे अगर हम बात करें तो जो सिन्हाला स्पीकिंग पीपल हैं वो बौद्धिस्ट हैं, वो क्या है, बौद्धिस्ट हैं, वेयर एज मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदू और मुस्लिम, यानी जो सिन्हाला स्पीकर हैं वो बौद्ध धर्म को फॉलो कर रहे हैं, दे वेर द बौद्धिस्ट। और जो तमिलियंस हैं, चाहे वो श्रीलंकन तमिल्स हो या इंडियन तमिल्स हो, वो या तो हिंदू हैं या तो मुस्लिम, या तो इस्लाम धर्म को फॉलो कर रहे हैं या हिंदुइज्म को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमको रिलीजियस डाइवर्सिटी भी देखने को मिल रहा है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं, राइट। और कंट्री का जो टोटल पॉपुलेशन है उसके 7% जो लोग हैं वो क्रिश्चियन है, ठीक है। तो एक और धर्म हमको देखने को मिल रहा है जो श्रीलंका के अंदर फॉलो हो रहा है ना। तो रिलीजियस डाइवर्सिटी श्रीलंका के अंदर हमको देखने को मिल रहा है। 7% जो क्रिश्चियन है उसमें कुछ लोग तमिलियन हैं और कुछ लोग सिन्हालास हैं, कुछ लोग तमिल भाषा बोलते हैं और कुछ लोग सिन्हाला भाषा बोलते हैं, ठीक है। अब सिचुएशन को एनालाइज करो, अब दोनों कंट्री के सिचुएशन को हमको क्या करना है, एनालाइज करना है, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ मेजोरिटी डोमिनेंस एंड कन्फ्लिक्ट। अब सिचुएशन को जब हम एनालाइज करेंगे तो हमको क्या समझ में आएगा कि 74% कौन है, सिन्हाला स्पीकर, सिन्हाला स्पीकर। अगर 74% टोटल पॉपुलेशन का सिन्हाला स्पीकर है तो ये क्या बना रहे हैं, कंट्री के अंदर मेजोरिटी को फॉर्म कर रहे हैं, क्या फॉर्म कर रहे हैं, मेजोरिटी, राइट। उसके बाद जो 18% है
वो कौन है बच्चा? वो है तमिल स्पीकर, है ना, तमिल स्पीकर है। तो ये कैसा ग्रुप हो गया? माइनॉरिटी। हम कुछ देर पहले ही आप लोग को समझाए हैं कि जो मेजोरिटी होता है वो अपने विल को इम्पोज करना चाहता है किसके ऊपर? माइनॉरिटी ग्रुप के ऊपर। यानी मेजोरिटी जो चाहेगा कंट्री के अंदर वही होना चाहिए, क्योंकि मेजोरिटी की थिंकिंग यही होती है कि अगर हम कंट्री के अंदर मेजोरिटी को कंस्टिट्यूट कर रहे हैं तो मेरा ही विल लागू हो, मेरे एस्पिरेशन पूरे किए जाएं, रिसोर्सेज पे मेरा कब्जा रहे, राइट। तो ये सारे एस्पिरेशन होते हैं जो भी मेजोरिटी ग्रुप फॉर्म करता है किसी भी कंट्री के अंदर। थ्रू आउट द हिस्ट्री हमको ये देखने को मिला है कि मेजोरिटी हमेशा सप्रेस करने का कोशिश करेगा किसको? माइनॉरिटी ग्रुप को। तो ये सिचुएशन है जो श्रीलंका का सिचुएशन है। पहले जो सिचुएशन देखे बच्चों वो हम लोग कहाँ का सिचुएशन देखे? बेल्जियम का सिचुएशन देखे। अब देखो श्रीलंका का स्टोरी कुछ अलग अब जाएगा और बेल्जियम का स्टोरी कुछ अलग डायरेक्शन में जाएगा। एक कंट्री के अंदर देखेंगे कि वहाँ के पॉलिटिकल लीडर ने सिचुएशन को अच्छी तरीके से एनालाइज किया, सिचुएशन को अच्छी तरीके से समझा और फिर पावर को शेयर किया ताकि बेल्जियम के अंदर लोगों को प्रॉपरली एकोमोडेट किया जा सके, डाइवर्सिटी को प्रॉपरली एकोमोडेट किया जा सके और यूनिटी बनाया जा सके कंट्री के अंदर। वहीं श्रीलंका के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि श्रीलंका ने सिचुएशन को अलग तरीके से लिया। जो मेजोरिटी ग्रुप थी वो अपना विल इम्पोज करना स्टार्ट कर दी किसके ऊपर? माइनॉरिटी ग्रुप के ऊपर। यहाँ सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट हो गया क्योंकि यहाँ पावर शेयरिंग का कंसेप्ट नहीं आ पाया। यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ पावर या सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट आया, यानी पावर को एक ही जगह पे सेंट्रलाइज कर दो, सारे लोगों में पावर को नहीं बांटना है। तो इसका नतीजा ये हुआ कि श्रीलंका के अंदर हमको सिविल वॉर देखने को मिला। तो ये सारे टॉपिक्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे